बच्चों, हमारे अपनी यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। शुक्ला क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5, ठीक है, जो क्लास 10 NCERT मैथ, ठीक है। इसके पिछली वीडियो में बच्चों हम प्रश्नावली 3.4 आपका पूरा सलूशन आपको दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, तो देख रहे हैं दिया गया है प्रश्नावली 3.5, ठीक है बच्चों, जिसमें दिया गया है वज्र गुणन से हल करने का। तो आज हम वज्र गुणन से हल करना सीखेंगे, ठीक है। मतलब वज्र गुणन से किसी प्रश्न को कैसे हल करते हैं। अब बच्चों वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे, क्योंकि जो वज्र गुणन पेपर में आपका आता है, ठीक है, तो वीडियो एंड तक आप बने रहेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं जो पहला प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार लिखा गया है, ठीक है। चलिए, जैसे कि देख रहे हैं पहला जो प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार लिखा गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जैसा कि ये हल करेंगे, अगर किसी का अद्वितीय हल होगा, अभी आपको हम रेखा का नियम भी बताएंगे। रेखा का नियम का मतलब यह है, इसमें 3 नियम है। पहला नियम है प्रतिच्छेदित रेखा, उसके बाद है आपका समांतर, उसके बाद बच्चों आपका क्या है संपाती। उसी के नियम से इसको हल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला उसके बाद लिखा गया है जिसका कोई हल नहीं है या जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। उसके बाद दिया है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। अगर किसी का जो सॉल्यूशन है अगर अद्वितीय हल होगा बच्चों, तो उसको क्या करेंगे, वज्र गुणन से क्या करना है, हल करेंगे, ठीक है। अन्यथा आप उस निकाय के नीचे आप लिख देंगे, ठीक है, और वहीं पे उसको छोड़ देंगे। जो अद्वितीय हल होगा उसी को हम क्या करेंगे, वज्र गुणन से हल करेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जैसे कि एक विशेष बात पे गौर करेंगे, जो आपके सामने दिख रहा है रेखा का नियम, ठीक है, क्योंकि इसी के कंडीशन से सॉल्व किया जाएगा प्रश्न। जैसा कि देख रहे हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अगर बच्चों अगर आपका अद्वितीय हल होता है तो एक कंडीशन फॉलो होगा, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, मतलब नॉट इक्वल, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे बच्चों तो हम क्या लिखेंगे, जो निकाय है, जो समीकरण है, उसका जो हल है वो अद्वितीय हल है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट अगला दिया गया बच्चों सेकेंड, समांतर के लिए रेखाएं समांतर हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। जैसे कि जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होता है, ठीक है बच्चों। जो समीकरण का हल होता है वो कोई हल नहीं होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, असंगत समीकरण युग्म कहलाते हैं, जिसका कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल बच्चों, अगर बराबर करके हम काट देते हैं तो उसको हम पढ़ते हैं नॉट इक्वल, ठीक है, C1/C2, ठीक है। ये कंडीशन फॉलो होगा समांतर के लिए। अगला देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर संपाती के लिए है। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं बच्चों। अनेक हल होने का मतलब यहाँ पे देख रहे हैं तीनों क्या हो गए, बराबर होगा। तीनों जब बराबर होगा तो देख रहे हैं यहाँ पे जो समीकरण का हल कहलाएगा वो संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि देख रहे हैं इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है बच्चों। इसी कंडीशन से जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.5 का, इसी कंडीशन से हल करेंगे। चलिए आइए हल करते हैं। चलिए बच्चों, जैसे कि देख रहे हैं 3.5 का जो पहला सवाल है दिया गया है x - 3y - 3 = 0। उसके बाद दिया है 3x - 9y - 2 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अगर एक चीज़ और जान लीजिए, अगर कोई भी संख्या अगर बराबर के इस पार होता है बच्चों, तो सबसे पहले उसको उधर भेज देंगे, ठीक है।
इधर जीरो के अलावा कोई अदर फंक्शन नंबर नहीं होना चाहिए बच्चों, पहला रूल है। ठीक है, क्योंकि किसी सवाल में कोई संख्या इधर रहेगा, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, उधर भेजेंगे। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1 बच्चों, और इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, चलिए तो जो व्यापक समीकरण होता है बच्चों, सबसे पहले तो उसको लिखेंगे। व्यापक समीकरण क्या होता है बच्चों, होता है पहले समीकरण के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, दूसरा समीकरण होता है जो दूसरे के लिए होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 होता है। ठीक है बच्चों, ये जो लिखा गया बच्चों, इसी से ये दोनों समीकरण है क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहला वाला इससे कंपेयर करेंगे, दूसरा वाला इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसी दोनों समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना समीकरण 3 से करने पर इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तुलना किया जा रहा है। तुलना करने का मतलब यह है बच्चों कि यहाँ पे जो a1 b1 c1 देख रहे हैं और a2 b2 c2 देख रहे हैं, सबका मान निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तभी हम बताएंगे जो समीकरण है वो अद्वितीय हल है कि समांतर है। ठीक है, तो मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है, इस प्रकार से तभी हम बता सकेंगे। ठीक है, तो इसको करना है। चलिए कंपेयर करेंगे। देख रहे हैं बच्चों a1 बराबर हो जाएगा, a1 बराबर यहाँ देख रहे हैं पहले समीकरण के लिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो a1 बराबर बच्चों हो जाएगा 1। उसी तरह a2 कह रहे हैं, पहले के लिए a1 हो गया, b1 होगा, b1 बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे b1 क्या होगा, y के पास होगा, तो b1 बराबर देख रहे हैं -3 है, हो जाएगा -3। उसके बाद c1 बराबर भी देख रहे हैं -3 है। इस प्रकार आप कंपेयर करेंगे। आ रहा बच्चों समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब दूसरे समीकरण से कंपेयर करेंगे दूसरे के लिए, तो देख रहे हैं a2 बराबर आप देख रहे हैं बच्चों a2 बराबर यहाँ x के आगे कितना है, 3। उसी तरह b2 बराबर, b2 जो होगा y के पास होगा, तो b2 बराबर देख रहे हैं बच्चों -9 है, तो हो जाएगा -9। उसके बाद हो जाएगा c2 बराबर बच्चों देख रहे हैं, c2 बराबर आप देख रहे हैं बच्चों कितना है, -2, तो c2 बराबर कितना हो जाएगा, -2। इस प्रकार से आप तुलना कर लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप देख रहे हैं सबको दिखाएंगे। सबको दिखाने का मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं यहीं पे अगर हम बटे कर देते हैं a1/a2 बराबर 1/3, b1/b2 बराबर देख रहे हैं -3/-9 है। ठीक है, यहाँ भी बटे कर दीजिए, यहाँ भी बटे कर दीजिए। आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि यहाँ पे अगर यहाँ देख रहे हैं, अगर यहाँ पे काटते हैं तो काट रहे हैं यहाँ पे बच्चों, तो 3 एकन्ने 3, 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 एकन्ने 3, 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9। तो देख रहे हैं 1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी 1/3 है, माइनस वाला माइनस से कट जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं बच्चों 1/3 यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है 1/3। यह दोनों क्या हैं, बराबर हैं, लेकिन C1 और C2 क्या है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है बच्चों, तो इस कंडीशन में जो समीकरण का हल होगा वो कौन सा हल होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आपको हम बताए हैं कंडीशन, यहाँ पे देख रहे हैं कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो क्या कहलाएगा, समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार लिखेंगे बच्चों यहाँ नीचे से कि a1/a2
बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/ क्या हो जाएगा C2 लिखेंगे। इस स्थिति में निकाय लिखिए बच्चों या समीकरण लिखिए। इस स्थिति में निकाय का कोई हल नहीं होता है। मतलब जब कोई हल नहीं होगा बच्चों तो इस जो मतलब जो प्रश्न है इसको वज्र गुणन से नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही प्रश्न में ऐसा लिखा गया है जो अद्वितीय हल होगा उसी को हम क्या करेंगे वज्र गुणन से हल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका जो सेकंड है पहले का सेकंड, चलिए बच्चों देख रहे हैं नेक्स्ट सवाल है, पहले का सेकंड सवाल देख रहे हैं। 2x + y = 5 है। उसके बाद देख रहे हैं सेकंड जो समीकरण है 3x + का 2y = क्या है 8 है। तो पहले सवाल में बच्चों हम आपको ये बताए हैं कि अगर कोई बराबर की इधर कोई भी संख्या होता है तो सबसे पहले उस संख्या को बराबर के उस पार भेजेंगे, क्योंकि इधर बराबर की इधर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं व्यापक जो समीकरण लिखा गया है, व्यापक समीकरण में बराबर 0 है तो इधर भी आपको 0 करना है। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में आ रहा है बच्चों, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 2x + y। 5 जो बच्चों इधर से इधर जब जाएगा तो जान रहे हैं प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। इसको अब बना लेंगे समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। चलिए उसी तरह सेकंड वाले को हो जाएगा 3x + का 2y। 8 इधर जाएगा बच्चों, देख रहे हैं इधर प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको अब बना लेंगे समीकरण नंबर 2 बच्चों। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको आ रहा होगा समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों क्या, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको सेम जो बताएं हैं बच्चों a1 × x + b1 × y + c1 = 0। मतलब जो लिखा गया दोनों समीकरण इसी से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं पहले समीकरण के लिए यह होगा a1, यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं तो 1 है तो b1 = 1 हो जाएगा, c1 = क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलिए लिखते हैं तो हो जाएगा आपका a1/a2। तो a1 का मान देख रहे हैं बच्चों 2 है, a2 का मान कितना है 3 है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बच्चों b1/ हो जाएगा b2। तो b1/b2, b1 के यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं तो 1 है तो 1 तो रहता ही है, हो गया। उसके बाद y के आगे देख रहे हैं क्या है 2 है तो b2 = क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद हो जाएगा c1/ बच्चों क्या हो जाएगा c2 हो जाएगा। तो c1 का मान देख रहे हैं बच्चों -5 है तो -5 हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या है आपका -8 है तो -8 हो जाएगा c2 =। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों जैसे कि जो कंडीशन होता है अद्वितीय हल होने का, सबसे पहला जो कंडीशन है तो देख रहे हैं अद्वितीय हल होने का क्या कंडीशन है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे a1/a2 और b1/b2 देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं इक्वल नहीं हैं, मतलब बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होंगे तो समीकरण का जो हल होगा कौन सा हल होगा अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे, इस निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है बच्चों, अद्वितीय हल इसलिए है क्योंकि क्या है ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अगर बराबर होते तो
क्या बोलते हैं नियम पे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला कंडीशन है, जैसा कि देख रहे हैं पहला जो कंडीशन है बच्चों, आप देख रहे हैं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। इस स्थिति में जो समीकरण का युग्म है वो क्या है, अद्वितीय हल होता है। तो कंडीशन आप देख रहे हैं बच्चों, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे तो क्या होंगे, अद्वितीय हल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद जब अद्वितीय हल हो गया बच्चों तो इसको हम किसके नियम से हल करेंगे, वज्र गुणन से। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिखेंगे बच्चों वज्र गुणन से। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। ठीक है बच्चों, वज्र गुणन विधि से। अब ध्यान दीजिए बच्चों, वज्र गुणन विधि से किस प्रकार हल करेंगे। सबसे पहले तो आप जो मान निकाले हैं कंपेयर करके, मतलब A1/A2 B1/B2, ठीक है, ये सब जो मान निकाले हैं बच्चों, सबसे पहले तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो आप सबसे पहले निकाल चुके हैं, मतलब A1 का मान 2 है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे आप A2 का मान कितना है, 3 है। B1 का मान 1 है, B2 का मान 2 है, C1 का मान -5 है, C2 का मान कितना है, -8 है। ठीक है बच्चों, तो जब वज्र गुणन को अब हल करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे x। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है बच्चों यहाँ पे, अगर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर यहाँ पे x के नीचे जब लिखते हैं तो x वाले जो फंक्शन है, x वाला किस में है, मतलब A1/A2 में, तो इस वाले फंक्शन को नहीं लिखते हैं, मतलब हो जाएगा B1 और नीचे हो जाएगा B2, उसके बाद हो जाएगा बच्चों C1, उसके बाद क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए जब y लिखेंगे, ये रूल है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, आपको बताना है, याद नहीं करना है। अगर याद कर लेंगे तो भी सही है, नहीं याद करेंगे तो इधर देखिए आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा बच्चों, एक बार देखेंगे तुरंत आ जाएगा। बस आप वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे तो आज वज्र गुणन से हल करना आप 100% सीख जाएंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, जब बच्चों देख रहे हैं y के नीचे आप लिखेंगे तो y वाला किस में है, B1 और B2 में, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लास्ट में आप कहाँ पहुँचे थे, C1 और C2 में, तो यहाँ लिख लेंगे C1 C2। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, B वाला तो लिखना नहीं है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा A1 A2। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। चलिए उसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ 1 लिखेंगे। 1 इसलिए लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट अब लिखना है, कांस्टेंट वाले को, जिसमें न ही x है न ही y है। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं आप C1 की बारी है, तो जब 1 के नीचे बच्चों लिखेंगे तो इस C वाले को भूल जाएंगे। आ रही बात समझ में, मतलब x के जब नीचे लिखेंगे तो x वाले कोफिशिएंट को भूल जाएंगे, y के नीचे लिखेंगे y वाले कोफिशिएंट को भूल जाएंगे। जब कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे, मतलब 1 के जब नीचे लिखेंगे तो C वाले को भूल जाएंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो लास्ट में हम कहाँ पहुँचे थे, A1 और A2 पे पहुँचे थे, A1 A2 पे पहुँचे थे। उसके बाद A1 और A2 हो गया, आप देख रहे हैं C1 तो लिखना नहीं है, तो हो जाएगा B1 और क्या हो जाएगा B2। ठीक है, आ रहा समझ में। चलिए अब इसको हल करेंगे, हल करेंगे बच्चों। हल करने का मतलब ये है, अब क्या करेंगे, जैसे कि क्रॉस गुणा करेंगे, जैसे कि देख रहे हैं इसका गुणा इधर करेंगे, फिर इसका गुणा इधर करेंगे। तो सबसे पहले हम मान रख लेते हैं यहीं पे। चलिए मान रख लीजिए, तो x बटे हो जाएगा B1 का मान, देख रहे हैं बच्चों B1 का मान 1 है, 1 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं B2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं C1 का मान -5 है, तो -5 हो गया। उसके बाद C2 का मान देख रहे हैं -8 है, तो -8 हो गया। आ रहा समझ में। चलिए
उसके बाद अब y की बारी है, तो जब y के नीचे लिखेंगे बच्चों तो देख रहे हैं C1 और C2, तो C1 और C2 का मान कितना है, C1 का मान -5 है, C2 का मान कितना है, -8 है। ठीक है, उसके बाद A1 और A2, तो A1 का मान बच्चों आप देख रहे हैं कितना है, 2, A1 का मान 2 है, A2 का मान कितना है, 3, तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया। जो जैसे वैसे लिखेंगे बच्चों। फिर 1 के नीचे आ जाइए, A1 और A2 है, तो A1 2 है, A2 क्या है, 3 है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे B1 और B2 है, तो B1 का मान आप देख रहे हैं 1 है और B2 का मान कितना है, 2 है। इस तरह से अब पूरा मान आपने पुट कर लिया। अब इसी को क्या करना है, हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो हल करेंगे, बहुत आसान है, बस आप वीडियो पे बने रहिए। चलिए हल किस प्रकार करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, क्रॉस गुणा, मतलब इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे। लेकिन बच्चों जब इसका गुणा करेंगे तो रूल होता है बीच में माइनस होगा। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसका गुणा इधर कर दिए, फिर इसका जब इसका जब गुणा करेंगे दोनों का, इसका भी तो क्रॉस होगा, जब इसका क्रॉस करेंगे तो बीच में क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, देखिए कैसे माइनस होगा, x हो गया, इस 8 का गुणा 1 में करना है तो 1 गुणे हो गया 8। ठीक है बच्चों, उसके बाद बीच में माइनस लगाएंगे जो बताए हैं अभी आपको। उसके बाद हो जाएगा 2 गुणे -5, इस तरह लिखेंगे बच्चों। अब आ जाइए y वाला, तो जब y के नीचे लिखेंगे बच्चों तो देख रहे हैं इसका गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा -5 में, तो 3 का गुणा हो गया किस में, -5 में। फिर बीच में माइनस लगाएंगे जब इसका करेंगे इधर, तो -8 का गुणा किस में करना है, 2 में। फिर 1 के नीचे आ जाइए, तो 1 के नीचे जब लिखेंगे बच्चों तो देख रहे हैं इसका गुणा इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, तो 2 का गुणा किस में होगा, 2 में। फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा किस में करना है, 1 में, तो हो जाएगा 3 गुणे 1 हो जाएगा। इस तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए जैसे कि आपको समझ में आ रहा है बच्चों, और आएगा भी बच्चों, ऐसी बात नहीं है कि इतना कठिन है, बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान दीजिए बच्चों। क्या करेंगे, इसको थोड़ा और हल कर लेंगे। जब हल करेंगे बच्चों तो आप देख रहे हैं 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 करने 8 हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का 10 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर देख रहे हैं वाई के नीचे यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। 5 का गुणा 3 में तो, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस हुआ है बच्चों, 5 3 15, फिर माइनस हो गया। फिर यहाँ देख रहे हैं -8 का गुणा +2 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 16 होगा। फिर इधर आ जाइए 1 की ओर, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, फिर माइनस हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 करने 3। ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लीजिए, और थोड़ा छोटा करेंगे बच्चों तो देख रहे हैं x है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 8 यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, फिर y, फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस का 15 है, फिर यहाँ भी माइनस है, बाहर भी माइनस हो, जब ब्रैकेट के बाहर और अंदर दोनों माइनस रहेगा बच्चों, तो अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का, तो देख रहे हैं हो जाएगा यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बराबर। उसके बाद हो जाएगा यहाँ देख रहे हैं 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे, और छोटा करने का मतलब ये है, और थोड़ा हल कर लेंगे, 10 में 8 को जोड़ेंगे तो बच्चों देख रहे हैं हो जाएगा 18 बराबर। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं बच्चों y है,
फिर यहाँ देख रहे हैं प्लस का 16 है माइनस का 15, प्लस 16 में 15 घटाएंगे बच्चों तो आएगा 1 आएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं 1/1 है, कुछ करना नहीं है, 1/1 को लिख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए इसके बाद करेंगे क्या। अब आप पहुँच गए हैं माथेले। माथेले कहने का मतलब आंसर के करीब तक आप पहुँच गए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो यहाँ देख रहे हैं 3 पद है बच्चों, पहला दूसरा तीसरा। तो ये नहीं कि आप तीनों को एक का साथ लेंगे, अगर x का निकालना है तो y वाले को भूल जाएंगे बच्चों, अब y का निकालना है तो x वाले को भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तो अगर यहाँ लिखेंगे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट से, मतलब फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। तो फर्स्ट वाला ए है, मतलब हो जाएगा x/18। इधर देख रहे हैं 1/1 है, तो 1/1 का मतलब बच्चों 1 ही होता है, तो यह 18 इधर चला जाएगा, 1 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 18। ये आपने x का मान निकाल लिया। ठीक है, उसी तरह सेकंड वाला है, y को जब लेना है तो यहाँ लिखेंगे सेकंड एंड थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, थर्ड तो दोनों के लिए लेना है, क्योंकि थर्ड में न ही कोई x रहेगा न ही y रहेगा, तो थर्ड को लेना ही लेना है बच्चों। तो हो जाएगा आपका y/1 बराबर हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो वही चीज़ मिलेगा, क्योंकि y के नीचे या किसी संख्या के नीचे 1 तो हर पल रहता है, हर वक्त रहता है। इस तरह से आपने x और y का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया बच्चों। इस तरह से आपने वज्र गुणन करना सीख लिया। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा, पहले का तीसरा प्रश्न। चलिए बच्चों अगला देख रहे हैं, तीसरा जो प्रश्न है बच्चों दिया गया है, देख रहे हैं 3x माइनस का 5y बराबर का 20 है। उसके बाद देख रहे हैं 6x माइनस का 10y बराबर का 40 है। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम यह बताएं हैं कि अगर बराबर की इधर कोई नंबर होता है तो उसको पहले बराबर को उधर रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यही काम आप करेंगे तो हो जाएगा बच्चों आपका 3x माइनस का 5y उधर जाएगा बच्चों, तो आप देख रहे हैं प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा बराबर का 0 बच्चों। उसी तरह इसके लिए लिखेंगे बच्चों 6x माइनस का 10y, उसके बाद बच्चों ये भी 40 उधर जाएगा तो देख रहे हैं आप कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए उसके बाद इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जो आपका व्यापक समीकरण है, मतलब जो अभी आपको बताया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल क्या होता है 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बताया गया है दूसरे समीकरण के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल क्या होता है 0। इसी से क्या करेंगे, पहले और दूसरे समीकरण की क्या करेंगे तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जो a1 बराबर, जैसे कि इसके पिछले सवाल में बताया गया है कि a1 बराबर देख रहे हैं क्या है 3 है पहले समीकरण के लिए, मतलब यह वाला इससे कंपेयर करेंगे और यह वाला इससे कंपेयर करेंगे, मतलब पहला वाला पहले से दूसरा वाला दूसरे से। तो a1 बराबर देख रहे हैं 3 है, b1 बराबर देख रहे हैं बच्चों माइनस का 5 है, c1 बराबर देख रहे हैं बच्चों माइनस का 20 है। उसी तरह दूसरे समीकरण के लिए a2 बराबर देख रहे हैं बच्चों 6 है, b2 बराबर देख रहे हैं बच्चों माइनस का 10 है। वो a1 वाला बच्चों x में होगा, कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, और जो b वाला पार्ट है बच्चों y में होगा। तो b1 बराबर कितना है माइनस का 5, और b2 बराबर देख रहे हैं बच्चों कितना माइनस का 10, c1 बराबर कितना है माइनस का 20, और c2 बराबर कितना है माइनस का 40। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। ठीक है, चलिए आइए लिखते हैं।
तो हो जाएगा आपका A1 अपान A2 बराबर हो जाएगा, देख रहे हैं बच्चों, 3/6 के, तो हो जाएगा 3/6। उसके बाद इसको थोड़ा और हल कर लेंगे, तो देख रहे हैं हल करने का मतलब ये है A1 अपान A2, 3 एकम 3 और 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, कटेगा तो बच्चों काट देंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। A1 अपान A2 बराबर कितना निकल गया 1/2 के। उसी तरह जो अगला है आप देख रहे हैं B1 अपान B2, तो B1 का मान बच्चों कितना है -5, तो -5 लिख लेंगे। उसके बाद देख रहे हैं B2 का मान कितना है बच्चों -10, तो -10 लिख लेंगे, जैसा कि अभी आपको हम बताए हैं। तो हाई -5 से बच्चों यह वाला 10 वाला कटेगा को बार में 2 बार में, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब मान कितना आ गया बच्चों B1 अपान B2 का 1/2। ठीक है बच्चों। अब चलिए आप C1 वाला निकाल लीजिए, तो देख रहे हैं C1 अपान क्या हो जाएगा C2, तो C1 का मान बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है -20 है, और उसके बाद C2 बराबर देख रहे हैं कितना है -40। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों -20 से -40 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, मतलब कितना आ गया 20 से करने 20 हो गया, मतलब 1/, कितना आ गया 2। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं जो तीनों पद है, मतलब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2, तीनों देख रहे हैं बच्चों सब तीनों एक दूसरे के बराबर है। यहाँ भी देख रहे हैं A1 अपान A2 का मान 1/2, यहाँ भी देख रहे हैं B1 अपान B2 का मान 1/2, यहाँ भी देख रहे हैं C1 अपान C2 का मान 1/2। तो मतलब तीनों जब बराबर होंगे तो हम क्या कहेंगे, उससे कंडीशन को हम क्या कहेंगे समपाती। जैसे कि देख रहे हैं आपके सामने है लिखा गया है रेखाएं समपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं संगत समीकरण युग्म कहते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो तीनों क्या हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तो जब तीनों बराबर रहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे आप, चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे इस निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है बच्चों, अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा बच्चों तो इसको क्या करना है वज्र गुणन से नहीं हल करना है, क्योंकि पहले ही आपको लिखा गया है कि जो अद्वितीय हल होगा उसी को हमको क्या करना है वज्र गुणन से हल करना है। ठीक है, चलिए अब पहले का लास्ट प्रश्न जो है चौथा प्रश्न है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। चलिए बच्चों लास्ट प्रश्न देख रहे हैं, चौथा प्रश्न पहले का लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। चौथा प्रश्न है x - 3y - 7 बराबर क्या है 0। उसके बाद देख रहे हैं सेकेंड वाला है 3x - 3y माइनस का 15 बराबर क्या है 0। तो सबसे पहले बच्चों वही काम फिर करेंगे, मतलब A1 अपान A2 और B1 अपान B2 और C1 अपान C2 का मान निकालेंगे, तब जाके हम बता सकेंगे कि समीकरण मतलब किस प्रकार का हल है। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। तो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे A1 अपान जो A2 का जो मान होगा, तो A1 का मान यहाँ देख रहे हैं कुछ नहीं तो 1 है, तो A1 का मान हो गया 1। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों A2 का मान कितना है 3, तो A2 बराबर कितना होगा 3। उसके बाद हो जाएगा B1 अपान B2, तो B1 का मान B1 जो होता है किस में होता है बच्चों y में होता है, जैसे कि हम आपको बताए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं B1 का जो मान है वो कितना है बच्चों -3 है, -3 हो गया। उसी तरह B2 बराबर भी देख रहे हैं यहाँ -3 है, तो -3 होगा। बच्चों आपको यहाँ पे अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में रखना है, माइनस में रहेगा तो माइनस में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है C1 अपान क्या है C1 अपान C2 देख रहे हैं यहाँ पे -7 है, तो -7 हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप C2 का जो मान है -15 है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं -3 से -3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब b1/b2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देख रहे हैं कोई कटने वाला नहीं है। अब इसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 सभी क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब क्या है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग रहेंगे तो देख रहे हैं a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के। तो जब a1/a2 और b1/b2 के जब बराबर नहीं है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होने का कंडीशन क्या है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक है, चलिए तो जैसा कि देख रहे हैं आप बराबर नहीं है, तो आप बराबर नहीं है तो लिखेंगे इस निकाय, लिखेंगे इस निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे, इस निकाय का अद्वितीय हल है। ठीक है बच्चों, अब जब अद्वितीय हल है तो अब बताया गया प्रश्न में कि जब अद्वितीय हल होगा बच्चों तो इसको क्या करना है, वज्र गुणन से हल करना है। चलिए आइए हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों वज्र गुणन से। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आप लिख लेंगे। चलिए आइए हल करते हैं। तो जैसे कि आपको बताए हैं वज्र गुणन हल करने का तरीका, चलिए फिर से आप देख लीजिए। तो जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और डाउट होना भी नहीं चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए तो जैसे कि देख रहे हैं वज्र गुणन में आपको बताए थे सबसे पहले क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे, उसके बाद लाइन ही चलेंगे। उसके बाद हम बताए थे y लिखेंगे, उसके बाद भी क्या करेंगे, लाइन ही चलेंगे। उसके बाद 1 लिखेंगे जो कांस्टेंट होता है, उसके बाद लाइन ही चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको बताए थे बच्चों अगर x के नीचे लिखेंगे तो x वाले डिजिट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो x वाले में क्या है आप देख रहे हैं a1 और क्या है a2। तो a1 और a2 को क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, लिखेंगे b1 b2, उसके बाद क्या लिखेंगे c1 और c2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको बताए थे जब y के नीचे लिखेंगे तो y वाले फंक्शन को नहीं लिखना है, कोफिशिएंट को नहीं लिखना है। तो y वाला जो फंक्शन किस में है, b1 और b2 में। तो क्या करेंगे, b1 और b2 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लास्ट में जहाँ पहुँचे थे उसको लिखेंगे, मतलब c1 c2 और y वाला तो लिखना नहीं है। क्या लिखना है, a1 और a2। यहाँ तो लास्ट जो लास्ट में पहुँचे वहाँ तो a को लिख लेंगे a1/a2। अब ध्यान से देखिए, जब 1 के नीचे लिखेंगे तो क्या नहीं लिखना है, कांस्टेंट वाले को नहीं लिखना है, मतलब c वाले को नहीं लिखना है। तो जब c वाला नहीं लिखा जाएगा बचा b वाला, तो हो गया b1/b2, अपान भी कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने से पहले सभी मान को यहाँ रख दिया जा रहा है, तब तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए मान को यहाँ पुट करिए। तो देख रहे हैं x b1 बराबर देख रहे हैं आपका यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया। यहाँ भी b2 बराबर 1 है। उसके बाद c1 बराबर आप देख रहे हैं बच्चों -7 है, तो -7 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों c2 बराबर -15 है, तो -15 हो गया। अब आ जाइए y के नीचे। तो y वाले के नीचे पहले तो c1 और c2 का मान लिख लेंगे। तो c1 का मान आप देख रहे हैं बच्चों -7 है, फिर -15 है। उसके बाद a1 और a2, तो a1 और a2 बराबर क्या देख रहे हैं यहाँ पे 1/3। तो क्या हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 के नीचे अब बारी आई तो 1 3 को तो बच्चों लिख लेंगे, क्योंकि क्या लिखना है a1 और a2, तो 1 और 3 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद b1 और b2, तो b1 का मान देख रहे हैं 1/1 है, तो क्या हो गया 1/1 हो गया, मतलब 1 और 1 हो गया।
अब उसके बाद बच्चों हम बताए थे क्रॉस गुणा करेंगे, तिर्यक क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इसका गुणा इधर करेंगे, फिर इसका गुणा इधर करेंगे, लेकिन जब इसका बताए थे बच्चों तो क्या बताए थे, बीच में माइनस होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो हो जाएगा आपका, पहले तो यक्स लिख लेंगे। जब यक्स लिखेंगे बच्चों यक्स लिख लेंगे, उसके बाद आपका हो जाएगा यक्स अपान इसका गुणा इधर करेंगे तो 1 गुणे हो जाएगा -15। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका, बीच में माइनस लगाएंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो बीच में माइनस हो गया। उसके बाद हो गया 1 का गुणा किस में करना है, -7 में, ये भी आपका हो गया। फिर आ जाइए y के नीचे, फिर इसका गुणा इधर करना है तो -7 गुणे हो गया 3। फिर यहाँ बीच में क्या लगाना, माइनस लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा -15 गुणे क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद हो जाएगा 1 अपान इसका गुणा इधर करना है तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। बीच में माइनस लगाना है जब इसका करेंगे तो। उसके बाद क्या करना है, 3 का गुणा 1 में करना है। आई बात समझ में। अब देखिए, अब इसके बाद इसको थोड़ा हल करेंगे, तब जैसे कि इसके पीछे जो बताए थे दो दो पदों को एक एक साथ लेंगे, उसके बाद x का मान आएगा, उसके बाद y का मान आएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। चलिए बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो x अपान -15 का गुणा 1 में करेंगे तो -15 करने -15 माइनस तो माइनस, यहाँ भी -7 का गुणा जब 1 में करेंगे बच्चों तो 7 करने -7 होगा जो लिखा गया है, बराबर। फिर यहाँ y वाला देख रहे हैं तो यहाँ गुणा करेंगे बच्चों, -7 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 7 3 21, मतलब माइनस का 21 होगा, बीच में माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद -15 का गुणा 1 में करेंगे बच्चों तो 15 करने -15 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 करने 1 हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं 3 करने क्या हो जाएगा, 3 जो यहाँ लिखा गया, बीच में माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं जब हल करेंगे बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, हो जाएगा x अपान ए -15 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर हो जाएगा y अपान माइनस का 21 हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर। उसके बाद हो जाएगा 1 अपान -3 में प्लस 1 घटाएंगे बच्चों तो आएगा -2 आएगा। चलिए, उसके बाद हो जाएगा x अपान -15 में बच्चों 7 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, -8, बराबर। उसके बाद y बटे, यहाँ भी देख रहे हैं -21 में प्लस 15 घटाएंगे तो बच्चों आएगा -6 आएगा। उसके बाद यहाँ आपका हो जाएगा 1 अपान -2। अब देखिए इसके बाद क्या करना है बच्चों, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 3 पद है तो दो दो को एक एक साथ लेंगे। अगर इसको आप पहला मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं और इसको तीसरा मान लेते हैं, तो आपको बताए थे जब x को निकालना है तो y वाले को भूल जाएंगे, मतलब पहला और तीसरा लेंगे। जब y को निकालना है तो दूसरा और तीसरा लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट से तो देख रहे हैं आपका x बराबर -8 है फर्स्ट वाला, अब बराबर है आपका 1/2 माइनस का, तो ये 8 इधर चला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा बच्चों -8 बटे आपका नीचे 2 है तो -2 से -8 को बार में कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8 होता है बच्चों। मतलब जो x का मान आप निकाल लिए कितना आया बच्चों, 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे सेम इसी तरह। ठीक है, चलिए तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट से।
तो देख रहे हैं सेकेंड जो पार्ट है वो y बराबर है कितना आपका -6 बराबर है -1/2 बच्चों। तो चाहे माइनस नीचे लिखिए चाहे ऊपर लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों आपका y बराबर ये 6 ऊपर चला गया तो माइनस से जब इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 6 कितना हो जाएगा 2। इस 2 से इस 6 को काट देंगे कितनी बार में, 3 बार में। मतलब जो y का मान आ गया बच्चों, y बराबर कितना आ गया 3। इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप वज्र गुणन से हल कर लिए। ठीक है, इस तरह से पहला प्रश्न पूरा आपका हल हो गया। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा रहा। ठीक है, और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, जय हिंद जय भारत बच्चों।